back once again. I'm Shivani Sharma and this is my another video on accounts junction. Like आज का जो टॉपिक है हमारा that is issue of debentures. Sometime फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जब बात आती है कि हर बिजनेस में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्पस हम पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकली कि कई बार हमें शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए होता है, कई बार हमें लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शेयर से पूरी नहीं हो रही तो वो और सोर्सेज ढूंढेगी। और इन द सेम वे कंपनी के पास और भी ऑप्शंस होंगी, लाइक जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करनी हो तो वो क्या करेंगे, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेंगे, वो बिल्स पेएबल मोड ले लेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म उनको फंड्स की जरूरत हो, दे हैव शेयर्स ऑप्शन, इशू ऑफ शेयर की ऑप्शन है उनके पास, इशू ऑफ डिबेंचर की ऑप्शन है। दे कैन टेक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लाइक लोन भी ले सकते हैं, और भी बहुत तरह के हमारे पास सोर्सेज होते हैं बिजनेस के अंदर। सो जो आज का टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पर कंपनी को जो भी पैसे की जरूरत पड़ रही है वो डिबेंचर्स इशू करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। दैट इज वाई इसको लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। डिबेंचर्स के अंदर सबसे पहले हम इसका मीनिंग लेंगे और उसके बाद साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सीखेंगे, क्योंकि हम इसमें जो ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली भी, वो काफ़ी हद तक शेयर के साथ सिमिलर जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिबेंचर फर्स्ट। यहाँ बोर्ड पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, हम इस डेफिनेशन के थ्रू ही इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। अ रिटन एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है जो लिखा जाएगा। ऑफ अ डेट, डेट मीन्स कि कंपनी ने एक तरह से एक लोन की बात कर रही है कंपनी, क्योंकि वो फंड रेज कर रही है। अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट बाय अ कंपनी, मतलब कौन एक्नॉलेज कर रहा है इसको कि ये एक डेट है, कंपनी एक्नॉलेज कर रही है जिसको पैसा चाहिए। अंडर इट सील, सील मीन्स कंपनी ने अपनी स्टैंप लगाई हुई है। एंड द जर्नली कंटेनिंग अ प्रोविजन एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पर हम बोरो कर रहे हैं, हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टेकिंग काइंड ऑफ लोन। तो यहाँ पर उस लोन के ऊपर जिस तरह से बैंक से हम लोन लेते हैं कि इंटरेस्ट होता है जो हमें बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रीपे करना पड़ता है, तो वो सेम यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ फॉलो भी होगा। यहाँ पर भी प्रोविजन क्या है, इंटरेस्ट की रखी गई है एंड रीपेमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, सेम जैसे बैंक लोन होता है। लाइक हम एक एग्जाम्पल भी लें इसमें, तो सपोज हमें किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, दे विल गो टू द बैंक, बैंक के पास जाकर उन्होंने पैसे की डिमांड की और बदले में उन्होंने बोला कि हम अपनी कंपनी के एबीसी लिमिटेड अगर उनकी कंपनी का नाम है, हम अपनी कंपनी के आपको डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो इस तरह से कंपनी को लोन मिल गया। बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है, वो क्या चीज़ है, से हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो डिबेंचर्स में किस तरह से हमें पता चलेगा। 10% डिबेंचर्स, हर डिबेंचर के साथ उसके इंटरेस्ट का अमाउंट जो है, इंटरेस्ट का जो रेट है यू कैन से, वो उसके पहले लिखा जाएगा। शेयर कैपिटल में क्या था, हम फंड्स रेज कर रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे शेयर इशू करके, बट इस तरह से कुछ इंटरेस्ट नहीं था वहां पर। बट यहाँ डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, इसको अगर शॉर्ट टर्म में समझा जाए कि ये एक लोन है हमारा, और उस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट रीपे करना है, हमें प्रिंसिपल का अमाउंट वापस करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से रेट उसके आगे, उसके नाम के आगे मेंशन करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज कि प्रैक्टिकली जब हम इनको करेंगे इसको क्वेश्चंस के अंदर, तब हमारे सामने कौन कौन से सिचुएशंस आने वाली हैं। जैसे कि हमने शेयर कैपिटल के अंदर किया था कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वैसा ही इसके अंदर भी हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। सबसे पहले मैंने ये हेडिंग लिखा है कि हम डिबेंचर्स कैश के लिए इशू कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि हम बोरोइंग कर रहे हैं, हम एक तरह से एक लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैश के लिए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं कंपनी के। अब हमारे पास तीन सिचुएशन आएंगी। अर्लियर इशू ऑफ शेयर के अंदर हमने पढ़ा था एट पार एंड एट प्रीमियम, बट यहाँ डिबेंचर्स के अंदर हम एट डिस्काउंट का टॉपिक भी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे एट पार। एट पार का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जैसे हमने उस वहां पढ़ा था कि 100 रुपए का, सपोज हमारा जो डिबेंचर है वो 100 रुपए का है, इट मीन्स इसकी जो नॉमिनल वैल्यू और द यू कैन से फेस वैल्यू, ये डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है दैट इज 100 रुपीज। अब इसको हम देखते हैं कि एट पार का मतलब होता है 100 की चीज 100 में,
तो यहाँ पर जब कंपनी बोरोइंग करेगी और जब कंपनी उनको डिबेंचर्स इशू करेगी अपनी कंपनी के, तो एट पार के केस में क्या करेगी, 100 वाला डिबेंचर 100 में ही इशू कर देगी। और यहाँ पर एट प्रीमियम भी हम पढ़ चुके हैं, नॉमिनल वैल्यू इज 100 रुपीज। डिबेंचर, एक डिबेंचर कंपनी का उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो 100 रुपये है। और अगर वो इशू कर रही है तो यहाँ पर 100 रुपये नहीं होगी, 20 रुपए प्रीमियम का भी मंगवा सकते हैं। तो इसका मतलब व्हेन कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स एट दैट टाइम वो नॉमिनल वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको बोला जाएगा एट अ प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। यहाँ तक तो जो कंसेप्ट था वो सारा हमने शेयर्स में भी सीखा था कि नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, उसके बराबर हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इट्स ऑल सेम। एट डिस्काउंट वाला टॉपिक हमने इससे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स में नहीं किया था। तो ये जो एट डिस्काउंट है, एट डिस्काउंट में क्या होगा, 100 रुपीज का हमने अज्यूम किया कि हमारे डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपये। तो जब हम इसको इशू करेंगे एट दैट टाइम ये 100 का इशू नहीं किया जाएगा, ये इशू किया जाएगा, हो सकता है हम 20 रुपये इसमें डिस्काउंट देकर इसको 80 रुपये का इशू करें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको बोला जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है ये एक तरह से रेवेन्यू लॉस है, इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, क्योंकि वो 100 की चीज कितने में इशू कर रही है, 80 रुपए में। तो ये एक तरह से क्या हो गया, लॉस हो गया। और प्रीमियम वाला केस क्या होगा, दैट इज अ कैपिटल गेन, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से गेन नहीं हो रहा, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी नहीं दिखाएंगे। जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रिएट किया था, वैसे ही डिबेंचर्स के केस में भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इन तीनों सिचुएशंस को प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन के साथ करके देखें तो वो हमारा बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट होगा इशू ऑफ शेयर्स की तरह। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उसके अंदर हम ये कंसेप्ट्स को जर्नल एंट्रीज में किस तरह से हमने कोट करना है उसको सीखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एट पार वाला केस ले रही हूँ। एट पार वाले में मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। जैसे मैंने इशू ऑफ शेयर्स में आपको बोला था कि जो मेन इन्फॉर्मेशन होगी मैं हमेशा वो बोर्ड पे पहले मेंशन करूंगी, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो कि क्वेश्चंस को किस तरह से इजीली किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है, कोई कंपनी है, से एक्स वाई लिमिटेड कंपनी, दे इशूड 12,000, ये 12,000 जो है ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 12,000 10% डिबेंचर्स। अभी मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो डिबेंचर्स के साथ उससे पहले हमेशा लिखा जाएगा। तो ये जो 10% है ये इंटरेस्ट है उस डिबेंचर्स के ऊपर, और हम जहां पर भी डिबेंचर लिखेंगे वहां ये अमाउंट भी साथ में हमें लिखना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, मतलब हमारी एक डिबेंचर की कॉस्ट यहाँ क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 100 रुपये। और एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुई हैं शेयर्स में भी, अगर आपको याद हो तो एप्लीकेशंस रिसीव होती थी, सेम वैसे यहाँ पर है। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं हमें 12,000 डिबेंचर्स के लिए। ये 12,000 क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। पेएबल, पेमेंट किस तरह से की जाएगी, हमें 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम बैलेंस निकाल लेते हैं, हमें ये निकालना आता है क्योंकि हमें पता है कि हमारे डिबेंचर की जो टोटल प्राइस है दैट इज 100 रुपीज। तो बैलेंस क्या होगा हमारा, 50 प्लस 40 90 रुपीज, और अगर 10 रुपये यहाँ लिख दें तो ये हमारा फाइनल कॉल का अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करूंगी, जो पार्ट हम ये सीख रहे हैं फॉर कैश, उसके अंदर हमने जैसे शेयर कैपिटल के अंदर लमसम वाला कंसेप्ट सीखा था, हमने शेयर कैपिटल के अंदर इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट सीखा था, सेम इसके अंदर भी डिबेंचर्स का जो पैसा है हमें दो ही सिचुएशंस के अंदर आएगा। या तो सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ जाएगा, उसको बोलते हैं लमसम, या फिर इंस्टॉलमेंट मेथड जो हम अब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वहां पर भी इंस्टॉलमेंट मेथड सीखा था, तो यहाँ पर भी हम इंस्टॉलमेंट वाला ही कर रहे हैं। तो उनकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब भी पैसा रिसीव होता है, हमें पता है हमने शेयर्स कैपिटल में भी ये क्या कर लिया है कि एप्लीकेशंस का पैसा हमें रिसीव होता है। सेम जब वो डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो हमें क्या देंगे, एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ एंट्री में फर्क देखिए कि हम किस तरह से यहाँ डिबेंचर वर्ड ऐड करने वाले हैं, जहां पर हम लिखते थे शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां हम लिखते थे पहले शेयर एप्लीकेशन, तो यहां मैं लिखने वाली हूं 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। आप कंप्लीट पूरा लिख लीजिए, मेरे को बोर्ड पे है कम जगह है इसलिए मैं शॉर्ट में भी लिख रही हूं। तो बैंक में जो पैसा आएगा वो क्या है, दैट इज एप्लीकेशन मनी,
और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं हमारे पास 12,000। इस क्वेश्चन के अंदर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 12,000 एप्लीकेशंस इशू की गई और 12,000 ही एप्लीकेशंस रिसीव हो गई। तो 12,000 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 6 लाख। ये सारा का सारा एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद एंट्री होती थी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हम इस एंट्री में शेयर्स में क्या कर रहे थे, शेयर एप्लीकेशन मतलब यही वाला अमाउंट यहाँ पर डेबिट कर रहे थे और किसके लिए इकट्ठा कर रहे थे, वहां पर हम लिख रहे थे टू शेयर कैपिटल, यहां पर हम लिखेंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब इन दोनों नामों में फर्क है, ये फर्क ध्यान से देख लेना। ये एप्लीकेशन का अमाउंट है, ये एप्लीकेशन का बैलेंस है, पहले क्रेडिट और फिर डेबिट किया जा रहा है। अल्टीमेटली हम पैसा किसके अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, डिबेंचर अकाउंट के अंदर। तो यहां मैंने लिखा 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये सारा का सारा एप्लीकेशन मनी यहाँ पर हमारा कहाँ चला गया, डिबेंचर अकाउंट में। अब नेक्स्ट एंट्री अगर आपको याद हो, इसके बाद हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं। अब अलॉटमेंट का जब पैसा कॉल करते हैं तो ड्यू की एंट्री पहले पास की जाती है। ड्यू की एंट्री है 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये हमारी ड्यू की एंट्री है। सेम वैसे ही हम 12,000 हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं और अलॉटमेंट में हमने 40 रुपए मंगवाने हैं। ये हमारे पास अमाउंट आया 4,80,000। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर ऑल एप्लीकेशन मनी, ऑल मनी वाज रिसीव्ड, तो यहां पर हमारा कोई भी अमाउंट ड्यू भी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जहां जहां हम शेयर्स लिख रहे थे वहां वहां मैंने क्या चेंज कर दिया, वर्ड डिबेंचर, और एंट्री बिल्कुल सेम है। कितना पैसा है डिबेंचर अलॉटमेंट के अंदर, 4,80,000, 4,80,000। तो क्वेश्चन में सारा पैसा रिसीव हुआ, इसलिए मेरी बैंक की एंट्रीज का अमाउंट भी सेम जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास रह गई है सिर्फ फाइनल कॉल की एंट्री। तो फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। तो यहां पर क्या होगा, अब हमारे पास डिबेंचर्स थे 12,000 के, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई 10, तो दिस इज 1,20,000 फाइनल कॉल में। एंड बैंक में भी सेम अमाउंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल, अमाउंट विल बी सेम 1,20,000, क्योंकि हमारा सारा पैसा फाइनल कॉल का भी रिसीव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ एट पार का। एंड आई नो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल जिसने बिल्कुल अच्छी तरह से किया उसके लिए ये पॉइंट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने बैंक की एंट्री की है, ड्यू की एंट्री की है, अगेन ड्यू की एंट्री, देन बैंक की एंट्री, अगेन ड्यू की एंट्री, देन बैंक की एंट्रीज। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही सिमिलर है हमारा शेयर कैपिटल से, सिर्फ हमने शेयर वर्ड की जगह डिबेंचर वर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया है। और नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेंगे दैट विल बी ऑफ प्रीमियम। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो मैं ले रही हूँ, डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं यहाँ पे प्रीमियम के अंदर। ऐसे इससे पहले हमने एट पार वाली सीखी थी, तो प्रीमियम के अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो इशू होगा डिबेंचर का प्राइस वो उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पे होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 15,000 हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं यहाँ पर, जो कंपनी इशू कर रही है, ऑफर कर रही है, पब्लिक को इन्वाइट कर रही है 12% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच एट अ 20% प्रीमियम। तो यहाँ पर 100 रुपये का जो डिबेंचर्स है वो प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है, इसका मतलब जो उसका प्राइस होगा वो कितना होगा, 120 रुपये। मुझे कैसे पता चला, 100 मल्टीप्लाई 20%। तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये हमारा प्रीमियम का अमाउंट है जो मुझे अपने डिबेंचर्स के अमाउंट के साथ मंगवाना है। तो हमारे डिबेंचर्स का टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, टोटल प्राइस कितना बन जाएगा, दैट इज 120 रुपीज़। मतलब अब जो डिबेंचर का वैल्यू आएगा एक डिबेंचर का वो 120 रुपीज़ के हिसाब से हमें मिलेगा। एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं यहाँ पे 18,000 डिबेंचर्स की, ये हम पहले भी कंसेप्ट कर चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है इसको, कि ज़्यादा लोगों ने
एप्लीकेशंस भेज दी हैं, तो यहाँ पर जो ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं उसके रिगार्डिंग कोई आगे इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, जैसे शेयर्स वाले चैप्टर में था कि आप इसको एक्सेस को एडजस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल या कोई और कॉल है तो उसमें कितना कितना अमाउंट है जो हमें पेएबल होगा। तो एप्लीकेशन में हमें 30 रुपये मिलेंगे, अलॉटमेंट के अंदर 60 लिखा है और क्वेश्चन के अंदर मेंशन था इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है कॉल मनी, जो कि बैलेंस में बतानी है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कॉल मनी का पैसा कितना है। यहाँ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक होती है बच्चों से, जो क्या है कि आप इसको 90 रुपीज़ कंसिडर कर लेते हो और बैलेंस, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डिबेंचर 100 रुपये का है, तो बैलेंस 10 रुपये यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ रॉन्ग। सबसे पहले जब भी आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा होगा आपने इसको चेंज करना है। 60 की बजाय यू ऑलरेडी नो कि 20 रुपये तो प्रीमियम के ही हैं, तो वो उसके अमाउंट के अंदर तो नहीं आएंगे, वो सेपरेट लिखे जाएंगे। और 60 रुपये अगर मैंने टोटल मंगवाने हैं तो 40 रुपये क्या होंगे मेरे, सेपरेट लिखे जाएंगे। तो 40 + 20 = 60। अब आप चेक करो कि अगर मेरे डिबेंचर की कॉस्ट 100 रुपये है तो यहाँ मेरे डिबेंचर के 100 रुपये पूरे होने चाहिए। तो यहाँ बैलेंस में जाना है कॉल मनी को, तो बैलेंस कितना बचा, 30 रुपये। ये वो मिस्टेक है जो स्टूडेंट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको फेस करते हैं, तो ये मिस्टेक ना हो। आप हमेशा प्रीमियम का अमाउंट सेपरेट रखो और प्रीमियम का अमाउंट 100 + 20 लिखकर 120 लिखकर देख लो, तो आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट इज, अब हम अपनी एंट्री स्टार्ट करेंगे। एंट्रीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगवा रहे हैं और साथ ही साथ एक मैंने लास्ट में भी लाइन ऐड की है, एक्सेस मनी वॉज रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट। इसका मीनिंग भी हमने किया है ऑलरेडी कि अगर कोई फालतू पैसा हमारे पास आ जाए तब हम उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने शेयर में सीखा था कि अलॉटमेंट के पैसे में वो बोल रहा है कि जो फालतू पैसा आ जाएगा एप्लीकेशन मनी का उसको अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 18,000 एप्लीकेशंस आई हैं तो ज़्यादा पैसा तो आया है, तो हमने वो कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे डिबेंचर का नाम क्या है, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ हमें पैसा आया होगा 18,000 एप्लीकेशंस के साथ, वी विल गेट 30 रुपीज़ ईच ऑन डिबेंचर्स। तो मनी जो रिसीव होगी दैट विल बी 5,40,000। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन मनी का जो पैसा होता है इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ एक चीज़ आ गई अब कि हमारे जो डिबेंचर अकाउंट में है वो सिर्फ 15,000 डिबेंचर के अगेंस्ट ही हमें मनी चाहिए। तो यहाँ 30 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट देखा जाएगा और उसने बोला है कि जो एक्सेस मनी आएगी उसको आपने किस में एडजस्ट करना है, एट अलॉटमेंट। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन में जो पैसा आया इट इज 5,40,000। और अगर हम यहाँ देखें डिबेंचर में कितने पैसे आने थे 15,000 के हिसाब से, ये आएगा आपका 4,50,000। तो एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट में जाएगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट विल बी 90,000। तो ये कंसेप्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो ये हमारा अलॉटमेंट मनी का पैसा भी हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया एक्सेस मनी का। तो नेक्स्ट हम करते हैं अलॉटमेंट मनी को कॉल। तो अलॉटमेंट के टाइम पर क्या है हमारे पास, प्रीमियम है। तो यहाँ एंट्री में लिखा जाएगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ अलॉटमेंट में 60 रुपये हैं, हमें वहाँ दिख रहा है हमें बोर्ड के ऊपर 60 रुपीज़। 15,000 हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 60 के हिसाब से हमें अलॉटमेंट ड्यू करनी है। 15,000 हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर अकाउंट के अंदर सिर्फ 40 रुपये आएंगे। जो एक्स्ट्रा हमें गेन होने वाला है वो है 20 रुपये, जो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर आएंगे। तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ अमाउंट आएगा 6 लाख, दिस इज 3 लाख एंड here the total comes 9 lakh।
कैलकुलेशंस को भी आप एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से अमाउंट आएंगे। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमारा अलॉटमेंट का पैसा जो है वो रिसीव होगा इस एंट्री के अंदर। तो हम अलॉटमेंट में देखते हैं कितने पैसे हैं, 9 लाख। अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है, जो हमें पता है क्वेश्चन में हमने एडजस्ट किया पैसा, तो वो हम यहाँ पर ऑलरेडी रिड्यूस कर देते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। तो बैलेंस कितना बचेगा, 8,10,000। तो ये हमारा हो गया बैलेंस अमाउंट। तो ये हमारी अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री भी हो गई बैंक की। लास्ट एंट्री इज 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। ये हमारी लास्ट एंट्री है। तो 15,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं और फाइनल कॉल का पैसा हमने बैलेंस में निकाल कर चेक कर लिया था, दैट विल बी 30 रुपीज़। और ये टोटल हमारा होगा 4,50,000। एंड अगेन जब ये पैसा रिसीव होता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल। पूरा का पूरा पैसा यहाँ रह गया हमारा लिखने का, 4,50,000 क्रेडिट साइड पर भी लिखना है। एंड बैंक में रिकॉर्ड होगा 4,50,000, 4,50,000। तो ये हो गई हमारी फाइनल कॉल की भी एंट्री। तो ये हमारा था जब हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम। तो एट दैट टाइम हमने क्या किया है, यहाँ हमने वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम लिखकर प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। और जो हमारी एडजस्टमेंट वाला पॉइंट इसके अंदर आया था कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज़्यादा हमने रिसीव कर लिए थे, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई थी, वो पैसा भी हमने एक्सेस अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया है, सेम वैसे ही जैसे हमने शेयर कैपिटल के अंदर सीखा था। तो यहाँ तक था हमारा जो कंसेप्ट था, वो था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, जिसमें हमने 2 कंसेप्ट आज सीख लिए, एट पार वाली एंट्रीज और एट प्रीमियम वाली एंट्रीज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कंसेप्ट डिस्काउंट वाला, कि डिस्काउंट में क्या क्या चीज़ें हम नहीं सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमने रिकॉर्ड करनी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।